अध्याय 69.1 टॉवर ऑफ गॉड द अंडरस्कोरज। ये दूसरी बार था जब डूजी ने बेल को देखा था। जब वह आने और जाने की जल्दी में था तो अब डूसर के लिए पर्याप्त समय था कि वह वास्तव में प्रसिद्ध प्रथम दानव भगवान पर एक नजर डालें। उनके पार बाल एक विशाल पहाड़ की तरह था जो सभी के सामने खड़ा था, उसके भौतिक शरीर के कारण नहीं बल्कि उसके थोपने के तरीके के कारण। वह लगभग 2 मीटर ऊंचा है, घुमावदार सींगों के साथ बिल्कुल शू की तरह और बैंगनी आंखों की एक जोड़ी इतनी गहरी है कि वे काले रंग के लिए गलत हो सकते हैं। दानव की आंखों का अंधेरा दानव की शक्ति का संकेत है। आंखों को गहरा मजबूत दानव। दानव परमेश्वर एक सम्राट के रूप में राजसी के रूप में अखाड़े के केंद्र में खड़ा था, जिससे लोगों को अपने दिलों के नीचे से अपनी खुद की तुच्छता का एहसास हुआ। डूजी ने बाल को देखा जैसे कि वह शू का भविष्य के संस्करण को देख रहा था। बेल शू के परदादा थे, लेकिन उनके चेहरे इतने समान थे कि वे पिता और पुत्र की तरह दिखते थे। डूजी ने सोचा कि पिछली बार जब उन्होंने उसे देखा था तो प्रकाश के देवता और बेल एक साथ मर गए। यह शायद शू के कारण कमोबेश था, है ना? तो क्या बेलियल की तरह बाल उन्हें पास करने के लिए चुनेंगे? भावनात्मक रूप से और ताकत के संदर्भ में बाल एक दुर्जय बाधा है। इस समय अखाड़ा चुप था। पहले दानव भगवान से निकलने वाले दबाव के कारण सांस लेना मुश्किल था। बालू शू देख रहा था। उसकी आंखें अंधेरी थीं और उनसे कुछ भी नहीं देखा जा सकता था। डूजी ने सुना कि बालू ने शियू से मांग की, आपका नाम? जू, अपनी तलवार खींचो। हर कोई हैरान था। अभिवादन का कोई आदान प्रदान नहीं था और दानव भगवान ने तुरंत द्वंद्व के लिए कहा। ये देखकर कि जू ने जवाब नहीं दिया, बेल ने अपना हाथ उठाया। बैंगनी सोने के चाप उसके चारों ओर इकट्ठा हुए क्योंकि वह एक हमला तैयार करना शुरू कर दिया। आपने लगभग ईश्वर का अखाड़ा समाप्त कर दिया है। क्या आप अभी भी नहीं समझते हैं? यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको वह सब कुछ नष्ट करना होगा जो आपको वापस पकड़ रही है, या आप मुझसे निपटने में असमर्थ हैं। उद्धरण चिन्ह। लाइटनिंग आर्क से चकाचौंध ने बाल के चेहरे के चारों ओर प्रकाश और छाया नृत्य किया। दानव परमेश्वर ने शियू पर ध्यान दिया और उसने कहा, आपको दयालु नहीं होना चाहिए। राक्षसों ने अपनी दया को दूर कर दिया, विनाश प्राप्त किया। जब उन्होंने बाल के शब्दों को सुना तो डूजी ने लगभग स्वचालित रूप से मिश्रित रक्त के बारे में सोचा। इससे पहले कि वह विचार का विश्लेषण कर पाता, उसने देखा कि जू ने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए देखा। हाँ, जू ने बाल के शब्दों के साथ अपना समझौता व्यक्त किया। उन्होंने एक हाथ बढ़ाया और कियान बियान तब जलती हुई इच्छा राक्षसी तलवार में बदल गए। तो मैं आपको मार दूंगा। उसके पास कुछ है जो वह चाहता है। उस लक्ष्य के लिए वह सब कुछ फेंक सकता है, सब कुछ छोड़ सकता है, यहाँ तक कि सब कुछ नष्ट कर सकता है। जू की प्रतिक्रिया को सुनकर बेल की अभिव्यक्ति प्रसन्नता से अधिक संतुष्ट थी। मैं उदार नहीं होगा, इसके बजाय आपको यहाँ से गुजरने के लिए सिर्फ अन्य देवताओं द्वारा मारे जाने के लिए मेरे लिए यह बेहतर है कि आप खुद को खत्म कर दें। अन्य देवता होंगे? डूजी अभी भी सदमे के साथ अवाक था। शी और बेल ने लड़ना शुरू कर दिया। पूरा अखाड़ा बिजली में डूबा हुआ था। मुइर को अखाड़े के किनारे पर सभी की रक्षा करनी थी। उन लोगों की भयानक ऊर्जा कमजोर छोटे चापों ने भी ड्रैगन को डर बना दिया। बेल एक पैर के साथ नीचे गिर गया। प्रकाश खुद को एक शकल में ले जाता है, अपने पैर पर केंद्रित था और जल्दी से बाहर की ओर फैल गया, देखने के लिए बहुत तेजी से। जू ने अपने बल्ले की तरह पंखों के साथ खुद को संरक्षित किया। तत्काल बिजली उसके पिछले हिस्से में बह गई। वह उड़ गया और ऊपर से बाल काटने के लिए चला गया। क्लैंग, तेज ब्लेड नीचे गिर गया और बैंगनी प्रकाश को काट दिया। बाल के हाथों में बैंगनी और सोने के बोल्ट कंडेंसेस करते हैं, जिससे बिजली की बनी तलवार बन जाती है। बिजली जलती हुई डेमोनिक तलवार में बहती थी और 2 ब्लेड बिजली की एक चमकती श्रृंखला द्वारा एक साथ जुड़ गए थे। जू ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन बेल का लाइटनिंग ब्लेड जलती हुई इच्छा राक्षसी तलवार के लिए एक चुंबक की तरह था। एक मजबूत वर्तमान को जू के शरीर में शामिल किया गया था। जू ने अपने भौहों को बुनाया। दर्द की एक अभिव्यक्ति उसके चेहरे के माध्यम से चमकती है। वह इस शक्ति से बहुत परिचित है, लेकिन इस बार इसने उसे नुकसान पहुंचाया। बेल शू पर घुस गया। गेंदों की गेंदें उसके चारों ओर इकट्ठा होने लगी। जैसा कि बाल ने पहले कहा था, वह शू पर आसान नहीं होने वाला था और इसलिए उसे अपनी सांस पकड़ने का मौका नहीं मिला। प्रकाश की एक गेंद ने जू मारा। भले ही उन्होंने अपने पंखों के साथ खुद की रक्षा की, फिर भी जू को थोड़ी चोट लगी। उसके मुंह के कोनों के नीचे खून के नीचे भागते ही जू के होंठ पतले हो गए। जू ने विनाश की रोशनी का भी उपयोग किया, लेकिन जब उनके हमले ने बाल की रोशनी को छू लिया तो इसे तुरंत मिटा दिया गया। यह एक वयस्क पर हमला करने वाले एक बच्चे की तरह था, दूसरे पर एक छाप बनाने में असमर्थ था। केवल चोट लगने से आप इसकी वास्तविक शक्ति को समझ सकते हैं। हमारे पास सब कुछ नष्ट करने की शक्ति है, खुद सहित बाल। 3 लाइटनिंग बॉलर्स ने जू के पंखों को छेदा। जू की आंखें उज्ज्वल हो गईं। बिजली विनाश का प्रतिनिधित्व करती है। वह अपनी शक्ति के बारे में जानता है, इसकी ताकत भी उसके शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए हर बार जब वह इस शक्ति का उपयोग करता है तो वह सहज रूप से इसे दबा देता है ताकि यह उससे चोट न पहुंचे। जू ने बेल को देखा और फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे आगे बढ़ना था, इसलिए उसे अपने रास्ते में सभी बाधाओं को नष्ट करना होगा।
बस बैंगनी और सफेद प्रकाश अचानक बैंगनी सोने की रोशनी में संघनित हो गया, फिर चाप पतली और पतली हो गई जब तक कि वे बैंगनी और काले रंग में बदल गए। जू ने अपनी आंखें खोली, बैंगनी आंखें उज्जवल और उज्जवल हो गईं। आखिरकार वे पारा की गेंदों की तरह लग रहे थे और राक्षसी भट्ठा पुतलों को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया था। जू का शरीर ऐसा लग रहा था जैसे यह अलग होने वाला था। वह हर छिद्र से खून बहने लगा, बस थोड़ा और वह खून के एक पूल की तरह दिखेगा। उनकी रोशनी को बाल पतली मोटाई में संकुचित किया गया था। बिजली के बजाय इसे इलेक्ट्रिक चाप कहना अधिक उपयुक्त होगा। बैंगनी काले चाप आसानी से बाल के ब्लेड को फाड़ते हैं, सभी बाधाओं को तोड़ते हैं और बाल की ओर कूदते हैं। बेल ने खूनी जू को देखा। हालांकि जू बहुत मजबूत है, वह अभी भी अपरिपक्व है। अब भी बाल अभी भी पलटवार कर सकते हैं। यद्यपि वह बैंगनी काले प्रकाश को नहीं निकाल पा रहा था, फिलहाल वह मारा गया था कि वह जू को पकड़ सकता था ताकि वे एक साथ मर सकें। लेकिन यह आवश्यक नहीं है। बेल ने लहराया और शेष 10 गेंदों की बिजली बैंगनी काले चाप को मारा और दूसरी तरफ की शक्ति से टूट गई। फिलहाल वह प्रकाश व्यवस्था से घिरा हुआ था। पहले दानव भगवान ने अपनी आंखें थोड़ी संकुचित कर दी और संतुष्ट लग रहे थे। बूम क्रैकल, गड़गड़ाहट ने गर्जना की और पूरा अखाड़ा हिल गया। जब डूजी मुइर की सुरक्षा के आश्रय से बाहर आया तो उसने एक आधा विनाशकारी अखाड़ा देखा। अधूरा अखाड़ा शून्य में तैरता था, खून में ढका हुआ। जू फर्श पर खड़ा था। उसके विपरीत एक टेलीपोर्टेशन सरली नहीं था, लेकिन प्रकाश का एक बैंगनी स्तंभ था जो आकाश में ऊपर जाता था। ये दानव भगवान क्षेत्र से बाहर एक पोर्टल लग रहा था। ये खत्म हो गया है। जू बुरी तरह से आहत था। उसका बायां विंग फट गया था और उसका शरीर घावों से ढका हुआ था। डूजी अपने घावों का इलाज करने के लिए शियू के पास भागना चाहता था, लेकिन अखाड़ा इसके नुकसान से गिरने वाला था। मुइर ने संकोच नहीं किया। उसने सभी को पकड़ लिया और सीधे बैंगनी रोशनी में उड़ गया। डूजी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उन्होंने उन्हें खोला तो उन्होंने पाया कि वे सभी परिपत्र हॉल में लौट आए थे। हॉल लोगों से भरा था, लेकिन यह उनके समूह और मुइर के अलावा भी अनियंत्रित महसूस किया गया था जो उनके ड्रैगन के आकार में था। अध्याय 69.2 टॉवर ऑफ गॉड, द अनडेड स्कॉर्ज। डूजेक के पास आश्चर्य करने का समय नहीं है कि वे वापस क्यों आए। वह दानव बहनों और एरियल की मदद से जू के घावों का इलाज करने में व्यस्त था। जब उन्होंने जू के शरीर में सभी छेदों को देखा तो डूजी काफी भयभीत था। जब वह मुइर की सुरक्षा में था तब वह कुछ भी नहीं देख सकता था। वह केवल लड़ाई की आवाज़ों को सुन सकता था, लेकिन जू की दयनीय स्थिति से उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष समान रूप से कुशल और शक्तिशाली थे। हालांकि उन्होंने इसे नहीं देखा था और इसलिए यह सत्यापित नहीं किया गया था। डूजी ने महसूस किया कि क्या ये बाल या जू था। वे दोनों को वह परिणाम मिला जो वे चाहते थे। जू थोड़ा थका हुआ लग रहा था। वह आलसी डूजी चुप पर झुक गया। आसपास बहुत सारे लोग थे, लेकिन पिछली बार की तरह वे इस स्थान पर थे। कोई भी किसी और को परेशान नहीं कर सकता था। कुछ अत्यधिक प्रभावी दवा के साथ जू के घावों का इलाज करने के बाद डूजी ने राहत की सांस ली और पाया कि जू किसी चीज को घूर रहा था। डूजी ने जू के टकटके और जमने की दिशा को देखा। क्या वह प्रतिमा पहले यहाँ थी? हॉल के चारों ओर कई पत्थर के मंच थे। इस बार उनमें से एक पर एक पत्थर की मूर्ति थी। मूर्ति ज्यादातर बहुत मानक थी, एक खाली ह्यूमनॉइड नक्काशी, लेकिन इसमें बल्ले की तरह के पंख थे जो दिखाते थे कि यह एक दानव था। डूजी निश्चित है कि यह प्रतिमा यहाँ पहली बार हॉल में नहीं आई थी। ये संभवतः दानव भगवान क्षेत्र से उभरने के बाद दिखाई दिया। ... क्या ये संकेत है कि वे पास हो गए? दानव भगवान क्षेत्र भगवान के टॉवर का पहला स्तर है। डूजी ने फिर से पत्थर के प्लेटफार्मों को देखा और इस बार उन्होंने खाली प्लेटफार्मों को ध्यान से गिना। 7 थे। डूजी ने बाल और भगवान के इरादे के बारे में सोचा। मिक्स में पत्थर के प्लेटफार्मों की संख्या को जोड़ते हुए डूजी को आखिरकार लेखक के बुरे इरादे का एहसास हुआ। प्रत्येक दौड़ एक स्तर थी। तारांकन। दानव भगवान एरिना परीक्षण को पूरा करने के लिए मोलॉड एक खूनी खंडहर में बदल गया। हर दौड़ से लड़ने के बाद वह इतना थका हुआ नहीं होगा कि वह एक मलबे में बदल जाता है। क्यूक जू भी प्लेटफार्मों पर सोच समझकर देखा। हॉल में केवल प्रकाश का एक दरवाजा है, जिसका अर्थ है कि वे केवल आगे बढ़ सकते हैं, कोई रिट्रीट संभव नहीं है। इमोबिल ओल्ड जॉन और जू से लैस डूजी को छोड़कर अन्य को जू द्वारा राहेल और अन्य लोगों की तलाश के लिए भेजा गया था। डूजी ने तब डैन की जानकारी को याद किया। थंडर रेजिमेंट बिखरा हुआ था, लेकिन डैन के अनुसार जब तक वे पहले परीक्षण को पूरा करने में सक्षम हैं, जो असीमित संख्या में अनुयायियों की भर्ती कर सकता है। अन्य कई बार हॉल के चारों ओर चले गए, लेकिन वे थंडर रेजिमेंट के किसी भी सदस्य से नहीं मिले। उन्हें नहीं पता था कि क्या ये था क्योंकि वे पहले परीक्षण से नहीं उभरे थे या यदि कुछ अप्रत्याशित हुआ था। हेदी और डैन दोनों ने कहा कि भगवान के टॉवर ने लोगों को अलग अलग स्थानों पर बेतरतीब ढंग से भेजा था और क्या वे फिर से मिल सकते थे, भाग्य पर निर्भर था। इस प्रकार वे केवल अब के लिए थंडर रेजिमेंट के बारे में भूल सकते हैं। हालांकि जू घायल हो गया था और आराम करने के लिए कुछ समय की जरूरत थी, लेकिन उन्होंने हॉल में एक दिन की राहत के बाद प्रकाश दरवाजे में प्रवेश करने का फैसला किया। हॉल में
अन्य लोग उन्हें देख सकते हैं, भले ही वे अलग अलग स्थानों पर हों। इतने सारे लोगों को देखने के साथ गोपनीयता की कोई भावना नहीं थी, इसलिए कई चीजें करना आसान नहीं है और वे रात में सो नहीं सकते थे। यहाँ तक कि गंभीर रूप से घायल हो गए। जू ने अभी भी डूजी को अपने साथ ले लिया क्योंकि उन्होंने रास्ते का नेतृत्व किया। हालांकि यह प्रकाश के दरवाजे से गुजरने का उनका दूसरा समय था, लेकिन डूजी अभी भी अज्ञात में चलने में घबराए हुए महसूस किया। उज्ज्वल प्रकाश फीका पड़ गया और उसकी दृष्टि बहाल होने से पहले डूजी ने महसूस किया कि उसके चेहरे पर हवा बह रही है, उसके साथ घास की गंध और क्षय की एक बेहोश गंध है। डूजी ब्लिंड। वे एक छोटे से जंगल में थे। उनके विपरीत सैकड़ों वर्दीधारी कंकाल थे, जिनमें कंकाल सैनिक, कंकाल योद्धा, कंकाल आर्चर और एक कंकाल दाना शामिल थे। मुइर तुरंत अपने ड्रैगन रूप में बदल गए, हमला करने के लिए तैयार। कंकालों का एक समूह टुकड़ों में कुचलने से बचने के लिए दूर चला गया। यह एकमात्र कार्रवाई थी जो उन्होंने की थी। सभी कंकालों ने समान रूप से जू के लिए नीचे की ओर घुटने टेक दिए। उनके नेता को कंकाल के दाना लग रहे थे, जिन्होंने अपना खोखला मुंह खोला और एक तेजस्वी आवाज के साथ बोलने के लिए एक नेक्रोमेंसी स्पेल का इस्तेमाल किया। लॉर्ड कमांडर, एक कृपया हमें अराजकता महाद्वीप में ले जाएं। यह क्या है? जू थोड़ा हैरान था। उन्होंने कंकाल दाना से पूछा, आपने मुझे क्या कहा? लॉर्ड कमांडर, कृपया हमें अराजकता महाद्वीप में ले जाएं, कंकाल दाना ने कहा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह क्या पूछा गया था, कंकाल दाना केवल वाक्य और यंत्रवत सजा को दोहराएगा। ऐसा लगता है कि यह जानबूझकर व्यवस्थित किया गया था। डूजी कंकालों को घूरता रहा। दानव भगवान क्षेत्र के परीक्षण के विपरीत भगवान का टॉवर उन्हें इस बार संकेत देना चाहता था। जू ने एक पल के लिए सोचा, फिर मरे हुए निर्देशों के समूह को देने की कोशिश की। उन्होंने वास्तव में उसकी आज्ञाओं का पालन किया। ऐसा लगता है जैसे कंकालों के इस समूह ने उन्हें अपने कमांडर के रूप में स्वीकार किया है। कंकाल मैच के अनुरोध का पहला भाग पहले से ही स्पष्ट था और दूसरे आधे ने कहा कि जू को अराजकता महाद्वीप को जीतने के लिए इन कंकाल सैनिकों का उपयोग करना चाहिए। स्थिति बल्कि स्पष्ट नहीं थी और उन्हें पता नहीं था कि क्या उन्हें उस जानकारी पर विश्वास करना चाहिए जो कंकाल दाना प्रदान की गई थी। उन्होंने जंगल छोड़ने और क्षेत्र का पता लगाने का फैसला किया। दानव भगवान क्षेत्र में उनके पिछले अनुभव के आधार पर शुरुआती क्षेत्र बहुत खतरनाक नहीं होना चाहिए। जब लोगों का समूह चला गया तो कंकालों ने स्वचालित रूप से उनका अनुसरण किया। यहाँ तक कि जब जू ने उन्हें रुकने के लिए कहा तो कंकाल एक पल के लिए थोड़ा भ्रमित हो जाएंगे, फिर निम्नलिखित जारी रखें। जंगल बड़ा नहीं था और वे लगभग 1 घंटे में इसके बाहरी इलाके तक पहुंचने में सक्षम थे। जब डूजी ने जंगल से बाहर कदम रखा तो उसने जो देखा वह उसे सोचता था कि वह टॉवर के अंदर के बजाय अराजकता महाद्वीप में था। नीला आकाश अंतहीन था और जंगल के बाहर एक छोटा सा गांव था जिसमें 10 से कम घर थे। शरद ऋतु में फसल का समय था। डूजी ने कई किसानों को गेहूं की कटाई करने के लिए झुकते देखा। जब उन लोगों ने देखा और उन्हें जंगल से बाहर आते देखा, विशेष रूप से पंखों और सींगों के साथ जू, उनके मुस्कुराते हुए चेहरे तुरंत घबरा गए। मरे आ रहे हैं, लोग चिल्लाए और पूरा गांव चिंतित हो गया। हर घर ने अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी। जो लोग खेतों में थे वे बेहद भयभीत थे, कांप रहे थे क्योंकि वे प्रत्येक को एक कुदाल रखते थे। डूजी को इस सब द्वारा अवाक कर दिया गया था। पुराने जॉन ने अपने चेहरे पर एक कोमल मुस्कान रखी और उनके साथ संवाद करने की कोशिश करने के लिए आगे आए। मुझे आपको परेशान करने के लिए खेद है, कृपया डरो मत, हमारे पास आपके प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। और जॉन की आवाज काफी आश्वस्त थी, यदि आप चाहें तो हम एक बार में छोड़ देंगे। हालांकि इससे पहले कि हम छोड़ सकते हैं, हम पूछ सकते हैं। पुराने जॉन के शब्द बाधित थे। किसानों में से एक लापरवाह व्यवहार में भयभीत लग रहा था और एक पत्थर को पकड़ लिया। उन्होंने इसे ओल्ड जॉन पर फेंक दिया। डी तारानकन 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 ए डंडद। पुराने जॉन पत्थर से बचने के लिए पीछे हट गए। इस कार्रवाई को देखने पर अन्य लोगों को साहस से संक्रमित लग रहा था और डूजी और अन्य लोगों पर फेंकने के लिए पत्थरों को उठाया। भाड़ में जाओ, बुराई मरे, यहाँ से नरक प्राप्त करें। जू ने उस पत्थर को पकड़ लिया जो डूजी में धंस गया और उसे पाउडर में कुचल दिया। वह उन्हें कोसते हुए लोगों के समूह को घूरता रहा। वह कुछ बुरी यादों के बारे में सोच रहा था। तभी कंकाल के सैनिक उनके बाद पहुंचे। जब उन्होंने गांव को देखा तो कंकाल उत्साहित हो गए और जंगल से खेत में किसानों तक जंगल से बाहर निकल गए। अगली बार जब किसानों ने गर्व से अधिक पत्थरों को उठाया तो उन्होंने कंकालों को आते देखा। एक व्यक्ति की गर्दन एक कंकाल से तुरंत टूट गई थी। एक और तेजी से प्रतिक्रिया हुई। उसने एक कुदाल को पकड़ लिया और एक कंकाल पर पंच किया, उसे आधे में काट दिया। हालांकि भले ही कंकाल के पास एक बरकरार शरीर के आधे से भी कम हो, फिर भी यह अपने हाथों को क्रॉल करने के लिए इस्तेमाल करता था। किसान तक पहुंचते हुए यह उसकी जांघ से चिपक गया और फिर उसके शरीर पर चढ़ने के लिए आगे बढ़ा। कंकाल की गहरी खोखली आंखें और किसानों को घबराहट से घिरे हुए हताश आंखें मिली। क्लिक करें। पलक झपकते ही खेतों में किसानों को मिटा दिया गया। कंकाल दाना शरीर की ओर बढ़ गया। इसके खोखले मुंह ने एक जादू और काले धुएं को लाशों को ढक दिया। शव तुरंत तब तक पिघल गए जब तक कि केवल उनके कंकालों को छोड़ नहीं दिया गया।
वे कंकाल खड़े हो गए। वे पहले तो थोड़ा चकित थे, लेकिन तुरंत कंकाल सेना में शामिल हो गए, दूसरों से अप्रभेद्य हो गए। किसानों के मारे जाने के बाद कंकाल गांव में झुंड होने लगे। डूजी अवचेतन रूप से जू को देखो। जू यह नहीं देखता कि क्या हो रहा है या उन्हें रोकना नहीं चाहता है। जू उस दिशा में आकाश की ओर देख रहा था जो वे आए थे। यहाँ नीले आसमान की तुलना में वहां पर आकाश परतों और काले बादलों की परतों से भरा था। इसमें एक अशुभ वातावरण था। तो यह क्या है? जू धीरे से हंसा। उनकी अभिव्यक्ति अजीब थी, जैसे कि मजाक की तरह, लेकिन एक गहरी उदासी के साथ। डूजैक की टकटकी को नोटिस करने के बाद शियू ने डूजी की गर्दन के पीछे अपना हाथ रखा। उनकी आवाज नर्म और कम थी, जैसे कि वह डूजी को एक सोते समय बता रहे थे। क्या आपने कभी मरे हुए स्कॉरज के बारे में सुना है? अध्याय 70.1 पाठक, जो लोग आपदा नहीं करते हैं वे नहीं मरेंगे। 600 साल पहले लुई नामक एक लिच खोई हुई भूमि से बाहर आया, महामारी फैलाया, जीवों को मार डाला और मरे की एक सेना बनाई। उस अवधि में अगर मरे हुए एक शहर खाया तो कोई बचे नहीं होगा। घबराए हुए इंसान मरे को रोक नहीं सकते थे। यह एक प्राकृतिक आपदा की तरह था और जिस तरह से वे मरे से बचते थे वह भागना था। इसलिए इस थोकवत को अनडेड स्कॉर्ज कहा जाता था और लिच लुई ने गॉड ऑफ डेथ शीर्षक अर्जित किया। संकट के कारण तीनों साम्राज्यों ने अपनी लगभग आधी आबादी खो दी और लगभग 1/3 कस्बों को नष्ट कर दिया गया। बाद की पीढ़ियों, चाहे वे जहां से आए हों, जब वे लिच लुइस के बारे में बात करते थे तो वह पीला हो जाता था। इसका कारण यह है कि डूजी को इसके बारे में इतना कुछ पता था क्योंकि लेखक ने इसके बारे में विस्तार से लिखा था। मूल मानक वाई उपन्यास मिक्स्ड ब्लड में यीएजीक्यू ने लगभग 3 अध्याय खर्च किए, जो कि अनडेड स्कॉर्ज और लिच लुइस का परिचय दे रहा है। उस समय डूजी अभी भी बहुत मूर्खतापूर्ण और भोला था, इसलिए वह लेखक के अच्छे इरादों को नहीं समझता था। जब उन्होंने लुई के साथ अपने संबंधों के कारण मोलॉर्ड को गिरफ्तार किए जाने के बारे में पढ़ा तो मूर्खतापूर्ण प्यारा पाठक आखिरकार अपने परिवार के लेखक की महान चंचलता को समझ गया। ये परिचय पूरी तरह से मोलॉर्ड के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए, मार्ग प्रशस्त करने के लिए था। लेखक, आप एक धड़कन के लिए भीख मांग रहे हैं। क्यों? मूल साजिश के बारे में सोचते हुए डूजी अभी भी आक्रोश महसूस कर रहा था। हालांकि जू को लुई के मैजिक टॉवर से ज्ञान बयान मिला, लेकिन इसने अप्रत्यक्ष रूप से अपने मरे हुए ब्लडलाइन को जागृत किया। महाद्वीप और विश्वासघात और अमानवीय उपचार से पीड़ित होने के लिए जू के भाग्य को रोकने के लिए डूजी ने कहा कि जू मैजिक टॉवर ट्रायल में नहीं गया था और उसका लुई के साथ थोड़ा सा संबंध नहीं था। कंकालों ने जल्द ही गांव को साफ कर दिया। उन्होंने घरों से बाहर निकले, फिर जू के सामने एक साफ सुथरा गठन किया। एक बार फिर कंकाल दाना सभी कंकालों के सामने खड़ा था और जू से कहा, लॉर्ड कमांडर, कृपया हमें अराजकता महाद्वीप की ओर ले जाएं। कंकाल दाना को छोड़कर उनके पास जानकारी का कोई अन्य स्रोत नहीं है। वे नहीं जानते कि भगवान के टॉवर के इस स्तर को कैसे साफ किया जाए। वनजू के समूह ने एक दूसरे को देखा, लेकिन उनके दिलों के नीचे से वे मानते हैं कि यह भगवान के परीक्षण का टॉवर है। भले ही स्थिति बहुत वास्तविक लगती है, लेकिन डूजी यह नहीं भूल गया है कि वे अब भगवान के टॉवर के अंदर हैं। ये पहले युग से दानव भगवान क्षेत्र को रीमेक करने में सक्षम था, इसलिए ये 600 साल पहले से मरे के संकट के अनुकरण को फिर से बनाने में भी सक्षम हो सकता है। दानव भगवान के क्षेत्र में उन्हें दानव देवताओं से लड़ने की आवश्यकता थी। इस बार टॉवर ने उन्हें मरे नहीं लड़ने के लिए नहीं बनाया, लेकिन इसके बजाय उन्हें मरे के एक समूह का नेतृत्व किया, जो कि मरे हुए संकट बन गया था। डूजी ने मुख गांव में देखा और फिर कंकाल की सेना को देखा। यदि मरे की संख्या में अचानक वृद्धि के लिए नहीं, तो ऐसा लग रहा था कि कुछ भी नहीं हुआ है। उन्होंने उनकी स्थिति की बेरुखी को उत्सुकता से महसूस किया। मरे के समय के दौरान वे आक्रमणकारियों के हिस्से की भूमिका निभाते हुए मरे हुए थे। डूजी ने शियू को देखा। जू ने स्पष्ट रूप से समझा होगा कि क्या हो रहा था, लेकिन उसके चेहरे ने उसके विचारों का कोई संकेत नहीं दिया। जब जू ने डूजी को उसे देखा तो जू ने अपनी गर्दन के पीछे कुछ मूर्खतापूर्ण प्यारा व्यक्ति समझ लिया और सुखपूर्वक कहा, चलो पहले यहाँ एक ब्रेक लें। समूह अस्थायी रूप से गांव में आराम करने के लिए बस गया, लेकिन भगवान का टॉवर इतना दयालु नहीं था कि शियू को आराम करने और अपने घावों से उबरने दें। अगले दिन डूजी को हथियारों की आवाज से जगाया गया। जब वह बाहर चला गया तो उसने देखा कि गांव में पूरे गांव से लड़ रहा था, क्योंकि कंकाल मिलिशिया के एक समूह के साथ बहुत ही सरल उपकरण पहने हुए थे। किसी ने पीछे से डूजी को गले लगा लिया। उसने अपने पीछे जू को देखने के लिए अपना सिर घुमाया और पूछा, क्या हुआ? शियू ने लापरवाही से कहा, यहाँ से दूर एक छोटा सा शहर नहीं है। जो लोग इस शहर से भाग गए थे वे खबर लेकर उनके पास आए। उन्होंने 100 से अधिक लोगों को मरे पर हमला करने के लिए इकट्ठा किया। अवाक, डूजी ने कंकालों से लड़ने वाले मनुष्यों को देखा। व्यक्तिगत रूप से मनुष्य कंकालों की तुलना में अधिक मजबूत थे, लेकिन वे कंकालों से बाहर हो गए थे। दोनों पक्षों को थोड़ी देर के लिए गतिरोध किया गया था, लेकिन जब मनुष्यों के पास कुछ हताहत हुए तो शक्ति का संतुलन मरे की तरफ झुका हुआ था। कंकाल तब भी लड़ सकते हैं जब उनके शरीर घायल हो जाते हैं या काटते हैं, जब तक कि उनकी खोपड़ी को कुचल नहीं दिया गया था।
इसके अलावा जब मनुष्यों की मृत्यु हो गई तो उनके शरीर को जल्द ही कंकालों में बदल दिया गया और वे अपने पूर्व साथियों को मारना शुरू करने के लिए मरे हुए टीम में शामिल हो गए। जैसे जैसे मनुष्यों की संख्या कम होती गई, उनकी दुर्दशा तब तक अधिक हताश हो जाती, जब तक कि वे भागने लगे। जू ने मरे को उनके बाद पीछा करने से रोक दिया। वह इस दूर से उब गया था। डूजी ने युद्ध के मैदान की जांच की। इस लड़ाई के बाद कंकालों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई थी और गांव अब गठन में मरे सैनिकों के साथ भीड़ थी। पुराने जॉन ने कुछ पूर्व मिलिशियामेन को जानकारी मांगने के लिए पकड़ लिया, लेकिन ये नए मरे नहीं बोल सकते थे। केवल एक चीज जो उनके मुंह से आई थी वह चीख पुकार थी। डूजी ने सोचा कि यह अंत होगा, लेकिन तीसरे दिन उन्होंने लगभग 500 मिलिशियामेन के एक और समूह को देखा। ऐसा लग रहा था जैसे शहर के सभी पुरुष लड़ने के लिए बाहर आए थे। इंसान और मरे हुए लोग टकरा गए और इस बार मनुष्य आसानी से प्रबल हो गए। उनके नेता एक तलवारबाज थे। हर बार जब उसने अपनी तलवार को घुमाया तो उसने एक या दो कंकालों को मार दिया। उन्होंने कंकाल की रक्षा की लाइन के माध्यम से फाड़ दिया और जू की ओर बढ़े। पिछली लड़ाई से भागने वाले पुरुषों की खबर ने बताया कि मरे का नेता एक सींग वाला और पंख वाला व्यक्ति था। तलवारबाज को जू की ओर बढ़ते हुए देखकर डूज़ेट के दिमाग में एक सजा आया, जो लोग अदालत में आपदा नहीं करते हैं वे नहीं मरेंगे। जू का धैर्य समाप्त हो गया है और उसकी थोड़ी संकीर्ण आंखें हत्या के इरादे से भरी हुई थी। अपने हाथ के एक झटका के साथ पुराने जॉन ने तलवारबाज के दिल को कुचल दिया। ये कार्रवाई एक स्टॉप सिग्नल की तरह थी और दानव बहनों ने भी लड़ना शुरू कर दिया। पुराने जॉन और अन्य लोगों के अलावा दुश्मन को जल्दी से नष्ट कर दिया गया था। कंकाल दाना ने अपने बोनी स्टाफ को हिला दिया और एक लंबे समय तक क्लिक किया। काले धुएं ने पूरे गांव को ढक दिया। सभी लाशें मरे में बदल गईं और जमीन से उठी। तलवारबाज भी उसके पैरों पर डगमगा गया। उसके शरीर का मांस पिघल नहीं रहा था। मरे के जादू के तहत तलवारबाज स्तर के योद्धा एक चलने वाली लाश बन गए। ब्लैक मिस्ट के विघटित होने के बाद उनके सामने लगभग 700 मरे हुए खड़े हो गए। मरे की वृद्धि दर की गति ने डर के साथ डूजी को झकझोर करार दिया। कंकाल दाना जू में आया और पहले से उसी वाक्य को बाहर निकाल दिया, लॉर्ड कमांडर कृपया हमें अराजकता महाद्वीप में ले जाएं। इस बार जू ने आखिरकार जवाब दिया। उन्होंने शहर की दिशा में देखा। उनके ऊर्ध्वाधर विद्यार्थियों ने था रहित और कहा, अग्रिम। मरे ने तुरंत जू के निर्देशों को अंजाम दिया और सेना के पीछे चलने के साथ जू के साथ शहर की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। ये शहर दूर नहीं था, बस आधे दिन की पैदल दूरी पर। जब वे पहुंचे तब तक मरे हुई सेना ने पहले ही शहर की आबादी को मार दिया था। शहर के पुरुष ज्यादातर पिछले मुठभेड़ों में मारे गए थे, इसलिए शेष मनुष्य पुराने और बीमार थे। हालांकि वे जानते थे कि यह सिर्फ टॉवर का सिमुलेशन था। डूजी को अभी भी उसके चारों ओर चीखें सुनकर थोड़ा असहज महसूस हुआ। अध्याय 70.2 पाठक, जो लोग आपदा नहीं करते हैं वे नहीं मरेंगे। जब ये सब खत्म हो गया तो डूजी ने गिनती खो दी थी कि कितने मरे थे। कंकालों के अलावा बहुत कम संख्या में चलने वाली लाशें थीं। एक भूत भी था। कंकाल दाना जू के पास गया और बाहर निकाल दिया, लॉर्ड हाई कमांडर कृपया हमें अराजकता महाद्वीप की ओर ले जाएं। डूजी ने देखा कि कंकाल दाना के पते का रूप बदल गया था। क्या यह इसलिए था क्योंकि मरे की सेना अब 1000 से अधिक थी, इसलिए लॉर्ड कमांडर लॉर्ड हाई कमांडर बन गए, जैसे कि एक वृद्धि हुई थी। यदि दानव भगवान क्षेत्र खेल से लड़ रहा था तो पूर्व परीक्षण एक रणनीति खेल था। दानव भगवान क्षेत्र में संख्याओं ने संकेत दिया कि वे अंत से कितने दूर थे। यहाँ रैंक शायद इस स्तर को साफ करने के लिए भगवान की आवश्यकता का टॉवर था। यदि वे इस परीक्षण को पारित करना चाहते हैं तो उन्हें मरे हुई सेना का विस्तार करना होगा और नेता की रैंक बढ़ाने का प्रयास करना होगा। कैसे जल्दी से मरे की संख्या बढ़ाएं? भगवान के टॉवर ने प्रदर्शित किया कि यह अधिक लोगों को मारने और उन्हें मरे में बदलने के माध्यम से था। उन्हें शहर में कुछ जानकारी मिली। नक्शे में से एक ने दिखाया कि वे कहाँ थे, स्टार साम्राज्य और प्रकाश साम्राज्य की सीमा पर। जू ने यह पुष्टि करने के बाद नक्शे पर पेंसिल को देखा कि वे मरे हुए स्कोर्स के नक्शे कदम पर चल रहे थे। अतीत में लिच लुइस ने स्टार साम्राज्य में अपना आक्रमण शुरू किया क्योंकि उसके शहर और शहर एक दूसरे से बहुत दूर थे, जिससे उनके बीच संचार मुश्किल हो गया। इस प्रकार यह एक लंबा समय था जब तक कि बाकी अराजकता महाद्वीप ने लुई की महत्वाकांक्षा की खोज नहीं की। अब जबकि मरे हुई सेना दिखाई दी है तो स्टार साम्राज्य पर आक्रमण करना सबसे कुशल तरीका नहीं होगा, क्योंकि इसकी विरल आबादी और आबादी वाले क्षेत्रों के बीच की दूरी पूर्ववर्ती विकास दर को धीमा कर देगी। जू का टकटकी उस नक्शे के केंद्र में गिर गया जहां प्रकाश साम्राज्य स्थित था। स्टार साम्राज्य की तुलना में प्रकाश साम्राज्य अधिक शक्तिशाली है, एक बड़ी आबादी है और परिवहन और संचार आसान है। हालांकि इसमें प्रकाश का मंदिर है जो मरे हुए दुश्मन है, लेकिन सब कुछ सापेक्ष है। जू के विचार में बड़ी संख्या में लोगों का अर्थ है बहुत सारी मरीज सामग्री और परिवहन में आसानी का मतलब है कि उन्हें सड़क पर बहुत समय बिताने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा यदि मृतक मजबूत है तो वे मरे हुई सेना में अधिक ताकत जोड़ेंगे। प्रकाश के मंदिर के लिए शियू मुस्कुराया जैसा कि उसने सोचा था। स्वाभाविक रूप से वह उसका पुराना दुश्मन था। जू ने अपना हाथ बढ़ाया और उसके काले नाखून मानचित्र पर प्रकाश साम्राज्य के माध्यम से काटने लगे।
ये वह जगह है जहां हम जाएंगे। अपने लक्ष्य पर निर्णय लेने के बाद यू प्रकाश साम्राज्य पर हमले की तैयारी शुरू करने में संकोच नहीं करता है। उन्होंने मरे को एक साधारण गठन में व्यवस्थित किया और फिर उन्हें आसपास के गांवों और कस्बों पर हमला करने का आदेश दिया। यू ने मुइर और जॉन से लड़ाई नहीं होने दी, केवल मरे पर हमला किया गया। दिनों के बाद मरे हुए की संख्या 4000 तक बढ़ गई है। उनमें से ज्यादातर कंकाल, पैदल लाशें और कब्रिस्तान से कुछ घोल थे। घोल के हमले इतने मजबूत नहीं हैं, लेकिन उनके पंजे पीड़ित की तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचा सकते हैं और स्काउटिंग के लिए अच्छी तरह से अनुकूल हैं। द गॉल्स की रिपोर्टों के अनुसार यू के कार्यों ने प्रकाश साम्राज्य को चिंतित कर दिया है और उन्होंने ग्लोरी सिटी में सैनिकों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। खबर सुनने के बाद यू संतुष्ट लग रहा था। डूजी ने सोचा कि उनकी मुस्कान ऐसा लग रहा था जैसे कि शिव ग्लोरी सिटी की खंडहर की कल्पना कर रहा था, क्योंकि यह मरे हुए थे। जब ग्लोरी सिटी ने पर्याप्त सैनिकों को इकट्ठा किया था तो यू ने सभी मरे हुए और इत्मीनान से सेना को शहर की ओर याद किया। रास्ते में मरे हुए सेना पर ग्लोरी सिटी और लाइट के मंदिर से बलों द्वारा हमला किया गया था। लगभग 2000 सैनिक थे, उनमें से ज्यादातर अच्छी तरह से सुसज्जित घुड़सवार थे। पहली बार जब घुड़सवार सेना के 1000 लोगों के मोहरा को समाप्त कर दिया गया था। उस शक्तिशाली पहले आरोप से बचने के लिए सेना के पीछे के मरे हुए बलों ने अपना पलटवार शुरू किया। हवा में तैरने वाले प्रेत ने चिल्लाया, कंकाल के तीरंदाजों ने अपने तीर को गोली मार दी। सामने वाली लाशों ने मांस की ढालों की तरह दूसरों की रक्षा की और भोल युद्ध के मैदान में घूमते रहे, दुश्मन पर हमला करने का अवसर मानते हुए। प्रकाश के मंदिर के पुजारियों ने पवित्र प्रकाश के साथ मानव सैनिकों के हथियारों को आशीर्वाद दिया। यदि मरे को धन्य हथियारों से काट दिया जाता है तो वे फिर से नहीं उठ सकते। हवा ने डूज़र के कानों पर उड़ा दिया और यद्यपि वह नहीं देख सकता था, डूजी मदद नहीं कर सकता था, लेकिन युद्ध के मैदान में वापस देख रहा था। डूजी, शियो और अन्य कंकाल दाना के साथ ग्लोरी सिटी की दीवारों के नीचे खड़े थे। कुछ मूर्खतापूर्ण प्यारा व्यक्ति विशाल दीवारों पर घूरता रहा और मदद नहीं कर सकता है, लेकिन सोचता है दुश्मन को यह नहीं पता है। लेकिन सबसे भयानक चीज 4000 मरे की सेना नहीं है, लेकिन मुलॉर्ड समूह है। जाना आदेश सुनने के बाद मुइर अपने ड्रैगन रूप में बदल गए। जब दीवार पर एक काला ड्रैगन दिखाई दिया तो शहर के गार्ड चौंक गए। गार्ड ने मुरा को घबराया और हमला किया, लेकिन उनके हथियारों का मुइर के हाथ ड्रैगन तराजू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ब्लैक ड्रैगन ने गार्ड पर स्वाइप करने के लिए अपनी पूंछ का इस्तेमाल किया। वे दीवार से गिर गए और तुरंत मर गए। वे जमीन से टकरा गए। कंकाल दाना ने एक जादू को बाहर कर दिया और डेड गार्ड्स फिर से घेराबंदी में शामिल होने के लिए उठे। ये देखते हुए कि गार्ड ब्लैक ड्रैगन को नहीं रोक सकते, दुश्मन ने एक जादूगर को लड़ाई में भेजा। एक फायरबॉल ने मुइर को मारा, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। ब्लैक ड्रैगन ने उसकी गर्दन को बढ़ाया और जादूगर को थोड़ा मार दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मुइर ने दाना की लाश को थूक दिया, जो जल्दी से मरे में से एक में बदल गया। नए कंकाल दाना को एक पल के लिए चकित कर दिया गया, फिर पुराने कंकाल दाना के साथ मरे हुए मंत्रों का पाठ करना शुरू कर दिया। ये एज़ेकियेल ने एक बार लिखा था कि राक्षस व्यक्तिगत रूप से सबसे मजबूत हैं, मरे की सबसे मजबूत सेना है, जबकि ड्रैगन एक शहर को घेरने में सबसे मजबूत है। कोई भी मुइर को दीवारों को नष्ट करने से नहीं रोक सकता था। लोगों की आंखें निराशा कर रही थी क्योंकि उन्होंने देखा कि दीवारें नीचे आ गईं। ग्लोरी सिटी अब जू के सामने खुला और अप्रभाषित था। परिणाम स्पष्ट है, अपनी सेना और प्रकाश के मंदिर से बलों के बिना शहर एक ऐसे फल की तरह था जिसकी त्वचा को छील दिया गया है, शिव के लिए इंतजार कर रहा है। जब ग्लोरी सिटी की सेना वापस आ गई तो उन्होंने सभी 4000 मरे हुए सेना को हराने के बाद उन्हें मरे हुए एक पूरे शहर में पाया गया। सैनिकों ने अपने नष्ट घरों को देखा। जब मरे हुए लोग उन पर आए तो सैनिक वापस लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन जब उन्होंने मरे के परिचित कपड़े और गहने देखा तो कई लोग बह गए। वे उनके बुजुर्ग, प्रेमी और बच्चे हैं, वे उन्हें फिर से कैसे मार सकते हैं, भले ही वे मरे हुए हों। सैनिकों की हिचकिचाहट की तुलना में मरे नहीं थे और तुरंत हमला किया। अधिक मरे बनाने की उनकी सहज इच्छा के साथ उन्होंने सेना में बहुत कम से कम निबड़ा। एक कंकाल ने अपने पूर्व प्रेमी को पकड़ लिया और जब प्रेमी आंसू में फट गया तो कंकाल ने उसकी गर्दन तोड़ दी। डूजी उन्हें देखने के लिए सहन नहीं कर सकता था और जू को देखने के लिए अपनी दृष्टि की रेखा को स्थानांतरित कर दिया। दाना वे सब पर चुपचाप टकटकी लगा रहा था और डू जेड की टकटकी को देखते हुए आकाश को देखने के लिए अपना सिर झुका दिया। सूरज नीचे चमक गया और जू का सिलहुट प्रकाश में आधा था, अंधेरे में आधा। जितना अधिक मैं अब करता हूँ उतना ही मैं उनके डर और मरे की घृणा को समझता हूँ। क्या ये विडंबना नहीं है? लुई के साथ अपने रिश्ते के कारण जू को अराजकता महाद्वीप में मनुष्यों द्वारा शिकार किया गया था, और अब टॉवर ऑफ गॉड ने लुई के मरे हुए संकट का अनुकरण किया और उसे ये सब देखा। यह विडंबना है, लेकिन डूजी को इसका उद्देश्य नहीं पता था। उन्होंने केवल नियम क्रूरता महसूस की। जैसे जैसे दोनों चुपचाप वहां खड़े थे, मरे ने सेना को खाना खाना लगभग समाप्त कर दिया था। प्रकाश के मंदिर के लोगों को छोड़कर सेना के सैनिक मरे हो गए। उनमें से कई डेथ नाइट्स थे और कुछ ब्लैक नाइट्स थे, एक बहुत ही उच्च स्तरीय प्रकार का मरे। सभी मरे हुए शहर की नष्ट हो चुकी दीवारों के नीचे एकत्र हुए। कंकाल दाना उनके सामने खड़ा था।
जू को देखते हुए ये कहा, लॉर्ड कर्नल, कृपया हमें अराजकता महाद्वीप की ओर ले जाएं। यदि वे रैंक में ऊपर जाना चाहते हैं तो उन्हें अधिक शहरों को नष्ट करना होगा और अधिक मरे बनाना होगा। डूजी ने दीवार के नीचे के मरे के समुद्र को देखा। यह मरे हुए स्कॉरज की एक प्रति है। ये एज़ेकियेल के अनुसार लिचेस ने मृत्युहीनता प्राप्त की, उनकी दयालुता को दूर कर दिया। अध्याय 71.1 नायक, आप क्या देख रहे हैं? ग्लोरी सिटी में 10,000 मरे के साथ जू के पास अब किसी भी संख्या में शहरों पर हमला करने के लिए पर्याप्त जनशक्ति है। मरे नहीं डर रहे हैं, वे टायर नहीं करते हैं और वे आज्ञाकारी रूप से आदेशों का पालन करते हैं। सभी जनरल इस बात से सहमत होंगे कि वे आदर्श सैनिक हैं। मुइर, ओल्ड जॉन और अन्य लोगों द्वारा सहायता प्राप्त मरे की सेना ने तुरंत लाइट साम्राज्य के दूसरे शहर को तूफान दिया। ये सिर्फ शुरुआत थी। जैसे जैसे अधिक से अधिक शहरों और कस्बों को नष्ट कर दिया गया, मरे की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई। मरे की संख्या जितनी अधिक होगी, उनके कमांडर की रैंक उतनी ही अधिक होगी। यहाँ तक कि अगर जू उनके साथ नहीं है तो उनके पास एक शहर को नष्ट करने के लिए पर्याप्त शक्ति है। जू की कमान के तहत मरे हुए सेना को कई हिस्सों में विभाजित किया गया था और लाइट साम्राज्य के क्षेत्र में अतिक्रमण करते हुए वे आगे बढ़े हुए थे। शहर में रेड्स इधर उधर भटक रहे थे। डेथ नाइट 120 घोड़े की सवारी करते हुए सड़कों पर सफाई कर रहा था। लिच ने अपने कर्मचारियों को लहराया और भीड़ में भागने के लिए मरे हुए घृणा की कमान संभाली। मरे के शरीर को सिले हुए और एक वायरस से भर दिया गया जो आसानी से जीवित को संक्रमित करता था। कोई नहीं जानता कि किसने आग लगाई। इसकी स्कारलेट चमक ने मनुष्यों के घबराए और निराशाजनक चेहरों को जलाया। मौत में भी नहीं थे कि वे मरे हुए संकट से बच सकते थे। पूर्ववत ने मृतक दोनों नागरिकों और सैनिकों के शवों को उखाड़ दिया, जो गिरने के बाद फिर से बड़े और निर्दयता से अपने पूर्व साथियों का वध कर दिया। भले ही उन्होंने इसे कई बार देखा था, लेकिन डूजी अभी भी इस दृश्य को देखने में असहज महसूस कर रहा था। वह दूर हो गया और दूर के आकाश में देखा जो रहस्यमय काले बादलों में डूबा हुआ था। यह मरे कफन है। इस जगह पर आने पर जंगल के ऊपर आकाश को ढकने वाले कफन की तुलना में वर्तमान कफन काफी बड़ा होता है। यह मरे हुए स्कोस की अभिव्यक्ति है। मरे हुए कफन इंगित करता है कि इसके नीचे की भूमि जीवन से रहित है और केवल मरे हुए ही मौजूद हैं। शहर की सफाई के बाद कंकाल दाना हमेशा की तरह जू को सूचना दी, लॉर्ड जनरल, कृपया हमें अराजकता महाद्वीप की ओर ले जाएं। जब जू ने अपनी कमान के तहत 100,000 मरे थे तो कंकाल दाना ने अपनी रैंक बदल दी, लेकिन यह इस परीक्षण के अंत की तरह नहीं लगता था। अब तक जू ने लगभग आधे प्रकाश साम्राज्य पर विजय प्राप्त की है। 700,000 मजबूत होने पर मरे की उनकी सेना, लेकिन कंकाल दाना अभी भी जू को लॉर्ड जनरल कहता है। ऐसा लगता है कि उन्हें इस परीक्षण को पूरा करने के लिए और भी अधिक मरे की जरूरत थी। जू ने एक नक्शे पर देखा, जैसा कि उन्होंने प्रकाश साम्राज्य के दिल की भूमि में गहराई से धकेल दिया। प्रकाश के मंदिर ने मरे हुए शव को रोकने के अपने प्रयासों को आगे बढ़ाया था। प्रकाश का मंदिर वास्तव में मरे की नेमेसिस है। जब वे लड़ते हैं तो मरे की शक्ति बहुत दबा दी जाती है। जब उन्होंने प्रकाश साम्राज्य पर आक्रमण करने के लिए चुना तो जू ने उनके प्रतिरोध की उम्मीद की थी, लेकिन उन्हें यह महसूस नहीं हुआ कि प्रकाश के मंदिर के लोगों को मरे में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इस वजह से प्रकाश के मंदिर से लड़ने की दिशा में सड़क फिर कच्चे माल के रूप में अपने मृतकों का उपयोग करके पूरी तरह से अवरुद्ध हो गई है। जू का मानना है कि यद्यपि वह आगे बढ़ सकता है, ये व्यर्थ होगा क्योंकि सेना की हताहतों की संख्या उन नए मरे हुए की संख्या से अधिक होगी जो उन्हें मिलेगा। जू का लक्ष्य इस परीक्षण को पूरा करना है और इसके लिए उसे अधिक संख्याओं की आवश्यकता है। पूरी तरह से प्रकाश साम्राज्य के क्षेत्र पर कब्जा करना एक आकर्षक विचार है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है। जू की उंगलियां नक्शे पर प्रकाश साम्राज्य में फिसल गईं, फिर चांदनी साम्राज्य में रुक गए। 3 मानव साम्राज्यों में से चांदनी साम्राज्य सबसे कमजोर है और इसमें सबसे छोटी आबादी और क्षेत्र है। चींटी का मांस अभी भी मांस है। मरे की सेना ने अपना ध्यान चांदनी साम्राज्य की ओर मारा। जैसा कि वे इसकी सीमा के पास थे, गोल स्काउट्स ने बताया कि उनकी मरे हुई सेना के साथ एक टॉवर पर्वतारोही उनके निर्देशन में था। लाइट एम्पायर के रास्ते में डूजी और अन्य टॉवर पर्वतारोहियों से मिले थे जो अपनी खुद की मरे हुई सेना की कमान में भी थे। वे गांव और कस्बों को भी नष्ट कर रहे थे, इसलिए ऐसा लग रहा था कि सभी टॉवर पर्वतारोहियों को मरे हुए नेता की भूमिका में लेने का एक ही काम दिया गया था। विभिन्न टॉवर पर्वतारोहियों द्वारा कमांड किए गए मरे हुए लोग खुद को दूसरों से अलग कर सकते हैं और टॉवर पर्वतारोही सभी ने एक दूसरे से सावधानीपूर्वक दूरी बनाए रखी। जू ने पूर्ववर्ती मानव सेना को खत्म करने की आज्ञा दी। अप्रत्याशित रूप से ये खबर आई कि रिट्रीटिंग टॉवर पर्वतारोही जानकारी का आदान प्रदान करने के लिए मिलना चाहता था। मरे की शक्तिशाली सेना ने अपनी रैंकों को विभाजित किया और टॉवर पर्वतारोही और उसकी मरे हुई सेना के लिए एक रास्ता खोला और जू से मिलने के लिए। डूजी ये देखकर आश्चर्यचकित था कि यह एक असामान्य रूप से आंख को पकड़ने वाला आंकड़ा के साथ एक स्वैच्छिक बंशी था। मुझे बख्शने के लिए धन्यवाद। बंशी ने उसके चारों ओर देखा और तुरंत जू को नेता के रूप में पहचाना। आप एक टॉवर पर्वतारोही भी हैं, शायद हम एक साथ काम करने की कोशिश कर सकते हैं।
बंशी ने अपने ऊपरी शरीर को थोड़ा झुका दिया। एक मीठी गंध हवा में फैल गई क्योंकि वह जानबूझकर या अनजाने में उसकी सेक्सी शरीर को दिखाती थी। क्योंकि डूजी हमेशा जू के पास था, वही सब देख सकता था। इस अनर्जित इनाम को प्राप्त करने के बाद कुछ मूर्खतापूर्ण प्यारा व्यक्ति आश्चर्यचकित होने लगा कि इस महिला की दरार कितनी गहरी है। आप कहाँ देख रहे हैं? जू की आवाज उसके कान में खतरनाक रूप से लग रही थी। डूजी एक अभेद्य चेहरे के साथ अपनी दृष्टि की रेखा को कहीं और मोड़ दिया, एक ईमानदार चेहरे को बनाए रखा और दिखाया कि वह एक सज्जन व्यक्ति है। वे एक साथ इतने लंबे समय से थे कि स्वाभाविक रूप से जू को अपने मूर्खतापूर्ण प्यारे व्यक्ति द्वारा धोखा नहीं दिया जा सकता है। उन्होंने डूजी की गर्दन के पीछे को पकड़ लिया और कहा, एक नर्म कोमल आवाज में, एक प्रेमी की तरह। एक प्रेमी ने अपने प्यारे से मीठे रूप से बोलते हुए कहा, आप उसे कौन सा हिस्सा पसंद करते हैं? मैं इसे बाहर निकालकर आपकी मदद करूंगा। ... मो भगवान, मैं गलत था। बंशी ने जू पर कड़ी मेहनत की, जो अचानक विनम्र डूजी को छांट रहा था। दानव उसके विपरीत बेहोश मुस्कुराया और वह ये नहीं बता सकती थी कि क्या उसकी बैंगनी आंखों में नजर एक खुशहाल अभिव्यक्ति या एक हत्या का इरादा था। यदि आप किसी और ट्रिक्स की कोशिश करते हैं तो मैं आपको मार दूंगा। वह पकड़ा गया था। बंशी ने चीखना शुरू कर दिया और उसके दरार से एक मीठी महक वाली गोली निकाली। बंशी को कभी भी गोली का उपयोग करने के लिए नहीं मिला, हालांकि क्योंकि वह इसे कुचलने वाली थी, उसके हाथ पुराने जॉन के कतार द्वारा बड़े करीने से काट दिए गए थे। ये बहुत खतरनाक था। पुराने जॉन ने हंसते हुए गोली फेंक दी। द लिटिल मास्टर की चोट अभी तक ठीक नहीं हुई है। दानव बहनों ने बाएं और दाईं ओर से बंशी को पकड़ लिया। बंशी चिल्लाता रहा, लेकिन इस बार ये दर्द के कारण था। मुए ने मरे हुए देखा कि बंशी ने लाया था। भले ही वह चिल्लाया, मरे हुए लोग उदासीन थे। ऐसा लगता है कि टॉवर ऑफ गॉड पर भी हस्तक्षेप नहीं करता है जब ये टॉवर पर्वतारोहियों के बीच लड़ाई होती है। वायलट ने अपनी तलवार बंशी की गर्दन पर रखी और पूछा, आप हमें क्यों मारना चाहते हैं? बंशी ने जवाब नहीं दिया और बस चिल्लाते रहे। डूजी को अपने हेडफोन को उतारना पड़ा क्योंकि उसके कानों पर रोना वास्तव में कठिन था। जू ने यह भी पाया कि चीखना बहुत परेशान था, इसलिए वह वायलट में लहराया, उसे बंशी को मारने के लिए संकेत दिया। ये देखकर कि जू वास्तव में उसे मारना चाहता था, बंशी घबरा गई। वह चिल्लाना बंद कर दी और चिल्लाने लगी। डूजी ने अपने हेडफोन को वापस रखा और बंशी को ये कहते हुए सुना, यदि आप मुझे मारते हैं तो मेरे साथ ही मेरा बदला लेंगे। वे ऐसे लोग नहीं हैं जिन्हें आप अपमानित कर सकते हैं। किसी की महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि की एक थकाऊ घोषणा सिर्फ काम नहीं करती है। डूजी ने चुपचाप बंशी के लिए एक मोमबत्ती जलाई। पुराने, आप मुझे और एक्स के बीच संबंध के कारण मुझे नहीं मार सकते, दूसरों पर काम कर सकते हैं, लेकिन एक बार जब आप नायक का सामना करते हैं और कहते हैं कि ठीक है, यह एक मौत के झंडा के समान है, अपने साथियों को एक सुंदर लड़की की तस्वीर दिखा रहा है और जब आप घर जाते हैं तो आप उससे शादी करने जा रहे हैं युद्ध के बाद। जू ने धीरे से हंसते हुए हवा को भरने के पंखों को भर दिया। बंशी की अभिव्यक्ति ने अचानक सुखद आश्चर्य दिखाया और वह आकाश तक चिल्लाया, राहेल, मैं यहाँ हूँ। क्या? 3 राक्षस नीचे उड़ते हुए राहेल की अगुवाई में। दानव बहनें चौंक गईं और गलती से बंशी को जाने दिया। वह राहेल के पक्ष में पहुंची। डूजी और अन्य लोगों पर बहुत ही घबराते हुए उसने खून के आंसू रोते हुए कहा, उन्होंने मुझे लगभग मार डाला। राहेल, आप उन्हें बंद नहीं कर सकते। डूजी और अन्य के भावों का वर्णन करना मुश्किल हो गया। राहेल ने बंशी की नजर डाली और फिर जू को देखा। उसने अपना मोनोकल उतार दिया और बंशी से कहा, वह आपको मारना चाहता है। बंशी ने सख्ती से सिर हिलाया, उसकी आंखों में प्रत्याशा। राहेल बहुत धीरे से मुस्कुराई। फिर नरक में जाओ। बंशी का सिर गिर गया और जमीन पर लुढ़क गया। अंतिम छवि जो उसकी मृत आंखों में परिलक्षित हुई थी, जो अभी भी निर्दिष्ट अन्याय से पीड़ित दिखती थी, वह थी कि उसके उद्धारकर्ता को उस दानव के पास झुकना था। अध्याय 71.2 नायक, आप क्या देख रहे हैं? आपकी महारानी, हम आखिरकार फिर से मिले हैं। राहेल ने अपनी सलामी पूरी की और जू की पट्टियों पर ध्यान दिया। आप घायल हैं। ये लगभग ठीक हो गया है। जू ने मृत बंशी पर नजर डाली। उस बंशी के साथ आपका क्या संबंध है? हम एक दूसरे के साथ काम कर रहे थे। उसने दूसरे टॉवर पर्वतारोहियों को लुभाया और फिर हमने उन्हें मार डाला। राहेल ने कहा, जब एक टॉवर पर्वतारोही मर जाता है तो वे जो कुछ भी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं वह उनकी मूल स्थिति में बहाल हो जाएगा और मरे जीवन में वापस आ जाएगा और अपने शहरों में वापस जाएंगे। तो ये कैसा है? परीक्षणों से गुजरने वाले अधिक से अधिक टॉवर पर्वतारोहियों के साथ ये सिमुलेशन जल्द ही तनावपूर्ण होगा। यह मैकेनिक न केवल प्रतियोगियों की संख्या को कम करता है, यह नक्शे के एक बड़े टुकड़े को भी साफ कर सकता है जो अन्य टॉवर पर्वतारोहियों द्वारा कब्जा कर लिया गया था। राहेल का कहना है कि शहरों को बहाल कर दिया जाएगा। डूजी को अचानक डर था कि एक बार जब उन्होंने देखा कि यह टॉवर द्वारा बनाया गया एक भ्रम था, तो वे यथार्थवादी दिखने वाले शहरों पर आक्रमण करने पर सुन्न महसूस करेंगे। कैस महाद्वीप में लौटने के बाद क्या टॉवर पर्वतारोही जिन्होंने ये सब सहन किया है, वे अभी भी वास्तविक लोगों को उसी तरह से देखते हैं? भगवान का टॉवर धीरे धीरे टॉवर पर्वतारोहियों के दिमाग को बदल रहा था।
मिश्रित रक्त के अनुसार टॉवर पर्वतारोहियों को ध्यान से उस आकार में उकेरा जा रहा है जो टॉवर चाहता है। राक्षसों ने अपनी दया को दूर कर दिया, विनाश प्राप्त किया। मरे ने अपनी दयालुता को दूर कर दिया, मृत्युहीनता प्राप्त की। शुरुआत में सृजन के देवता ने आठ दौड़ से कहा, जब तक आप एक कीमत का भुगतान करते हैं और मुझे खुद के बारे में कुछ देते हैं, आप इसके लिए एक उपहार का व्यापार कर सकते हैं। दूजी जगह में जमे हुए थे। उससे पहले इसका एहसास क्यों नहीं हुआ? प्रकाश का मृत देवता परम मालिक नहीं है। एकमात्र व्यक्ति जो जू के लिए एक खतरा पैदा कर सकता है वह सृजन का बेहद रहस्यमय देवता है, इस दुनिया का निर्माता, जो मिश्रित रक्त शुरू होने पर वहां था और जो मिश्रित रक्त समाप्त होने पर वहां होगा। डूजी ने उन भित्ति चित्रों के बारे में सोचा जो उन्होंने उस समय और अंतरिक्ष गलियारे में देखा था। तब भगवान के टॉवर के बारे में सोचा था जो धीरे धीरे कदम से कदम था अपनी योजना को निष्पादित करते हुए। उसने अपने हाथों को मुट्ठी में घुसा दिया। भगवान के टॉवर का निर्माण, इन नियमों को स्थापित करना, दुनिया को नष्ट करने के लिए जू को प्रेरित करना। क्या यह आप सृजन का देवता है? क्या आप अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं? डूजी ने अपनी इंद्रियों पर वापस आकर जू की आंखों में देखा। यह आदमी हमेशा डूजी को इतनी गहनता से देखता है कि वह भी असुविधा का मामूली निशान नोटिस करता है। क्या आप जानते हैं, सृष्टि का देवता जू विषय में अचानक बदलाव से थोड़ा आश्चर्यचकित था, लेकिन उसने अभी भी गंभीरता से जवाब दिया, मैंने केवल कुछ किंवदंतियों को सुना है। क्या बात है? अदृश्य बल के कारण डूजी जू वह सब कुछ नहीं बता सकता है जो उसने अनुमान लगाया था। वह केवल स्पष्ट कह सकता था, कुछ नहीं, मैं उसके बारे में थोड़ा उत्सुक था। जू ने डूजी की गर्दन के पीछे एक आरामदायक तरीके से पकड़ लिया, फिर राहेल के पास गया कि उसकी टीम के साथ क्या हुआ। उनके अलग होने के बाद राहेल और अन्य लोगों ने प्रकाश के दरवाजे में प्रवेश किया और डूजी और अन्य के विपरीत खुद को एक विशाल स्टील शहर में पाया। सड़कें मशीनरी और यांत्रिक कठपुतलियों से भरी थीं। राहेल के विवरण को सुनकर डूजी ने महसूस किया कि यह गनोम खंडहर के समान था जो वह और शिव थे। बहुत सारे गोलाकार प्लाजा थे और प्रत्येक प्लाजा को सक्रिय करने के लिए एक यांत्रिक भाग की आवश्यकता थी। उन भागों को 6 सितारा यांत्रिक कठपुतलियों के शरीर में पाया जा सकता था। हमने प्लाजा को सक्रिय करने में आधा महीना बिताया। केंद्र प्लाजा में हम सूक्ति देवता से मिले। हमें जिस अंतिम भाग की जरूरत थी वह उनके 7 सितारा यांत्रिक कठपुतली में था। कुछ हताहतों के बाद हम अंतिम वर्ग को सक्रिय करने में सक्षम थे, राहेल ने कहा। डूजी ने राहेल की थंडर रेजिमेंट टीम को देखा। यह मूल रूप से एक 6 आदमी टीम थी और अब उनमें से केवल 3 बचे थे। अंतिम वर्ग को सक्रिय करने के बाद एक 8 सितारा यांत्रिक कठपुतली दिखाई दी। राहेल ने जारी रखने से पहले एक गहरी सांस ली, यहाँ तक कि इस समय के बाद भी उसका दिल तब भी दौड़ गया जब उसने उस घटना के बारे में सोचा। वह शहर एक विशाल यांत्रिक कठपुतली थी जिसे हमने सक्रिय किया था। एक पोर्टल उसी समय दिखाई दिया, इसलिए हम भाग गए। जबकि यांत्रिक कठपुतली ने हमारा पीछा किया, हम हॉल में लौट आए। उद्धरण चिन्ह। बस राहेल की कहानी सुनकर डूजेड के लिए काफी भयावह था। वे जिस स्थान पर गए थे वह स्पष्ट रूप से गनोम खंडहर की एक प्रति थी। हमने हॉल में आपकी महारानी की प्रतीक्षा नहीं की। हमने आपको देखने के लिए फिर से प्रकाश दरवाजे में प्रवेश करने का फैसला किया। राहेल ने उसे जू को टिकट दिया। सौभाग्य से हम वास्तव में आपसे यहाँ फिर से मिले। राहेल की काली लौ जू की काली लौ में पिघल गई। राहेल की मरे हुई सेना को जू में जोड़ा गया था और उसके कुल मिलाकर सैनिकों की कुल संख्या 1.1 मिलियन हो गई। कंकाल दाना जू के पास गया और इस बार इसने उसे लॉर्ड जनरल नहीं कहा। इसने सम्मानपूर्वक कहा, लॉर्ड फील्ड मार्शल महामहिम लुई बहुत प्रसन्न है। वह व्यक्तिगत रूप से आपके प्रदर्शन की सराहना करेगा। कंकाल दाना ने अपने कर्मचारियों को उठाया और सभी मरे हुए काली धूल में बदल गए जो एक विशाल काले द्वार में बदलने से पहले एक साथ घूमते थे। द्वार पर एक बहुरंगी घूंघट था। यह एक पोर्टल प्रतीत होता है जहां लिच लुई वर्तमान में स्थित था। तारांकन 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 तारांकन। क्या ये बॉस के प्रकट होने का समय है? डूजी ने शियू को देखा जो उसके बगल में था। मोलॉर्ड की चोट अभी तक ठीक नहीं हुई है। जैसा कि मरे हुए सभी काली धूल में बदल गए, उनके ऊपर मरे हुए कफन थोड़ा बिखरने लगे। सूरज की रोशनी काले द्वार पर नीचे चमकती थी जो एक सीजलिंग ध्वनि उत्सर्जित करती थी क्योंकि यह धीरे धीरे सूर्य के संक्षारक प्रभाव के कारण पिघलने लगी थी। ऐसा लगता था कि अगर वे बहुत लंबे समय तक झिझकते हैं तो पोर्टल ढह जाएगा। मुझे एक ब्रेक टॉवर दे दो। चल दर। डूजी को जू द्वारा पोर्टल में खींच लिया गया था। वह चक्कर आ गया और उसकी दृष्टि अंधेरा हो गया। जब उन्होंने अपनी दृष्टि को फिर से हासिल किया तो वे एक गहरे लाल कालीन के साथ हड्डियों से बने एक हॉल में थे, जैसे कि रक्त के रंग को दोनों दिशाओं में विस्तारित किया गया। हॉल को विलो द द द द द द। डूजी ने कालीन की ओर देखा और अपनी आंखों से तब तक इसका पीछा किया जब तक कि वह नहीं, बहुत अंत में एक मुरझाया हुआ व्यक्ति जो हड्डियों से बनी कुर्सी पर बैठा था। उसने एक काली बागी पहनी हुई थी और उसकी त्वचा बहुत सूखी थी। वह एक लाश की तरह लग रहा था। डूजी सिर्फ एक नजर से बता सकता है कि यह एक लिच था। कुछ मूर्खतापूर्ण प्यारे व्यक्ति ने सोचा कि यह एक लिच की मानक उपस्थिति है। आह रुको, मोलॉर्ड का लिच फॉर्म इतना सुंदर था कि उसने उसे पहली बार में एक लिच के रूप में नहीं पहचाना। हड्डी की कुर्सी पर बैठे लिच को मौत का प्रसिद्ध देवता होना चाहिए, लुई।
जब उन्होंने डूजी और अन्य लोगों को देखा तो लिक की आंखों में दो आत्मा की लपटें जल गईं। जू अपने गार्ड पर था और स्वचालित रूप से कियान बियान को बाहर निकाल दिया, सुरक्षात्मक रूप से उसके पीछे डूजी को धक्का दिया। लुइस सोल फ्लेम्स ने थोड़ा कूद लिया जब उन्होंने कियान बियान को जू के हाथों में देखा। उनकी कर्कश आवाज ने ग्लोमी हॉल में गूंज उठाई जब उन्होंने बात की, मुझे लगा कि मैंने अपना मैजिक कोडेक्स खो दिया है। लुइस ने कियान बियान से अपने टकटकी को शिफ्ट कर दिया। तथ्य यह है कि आप इसका उपयोग कर सकते हैं, मुझे बताता है कि आप और मैं संबंधित हैं। मैं आप में अपनी सांस सूंघ सकता हूँ। जू रहस्यमय तरीके से मुस्कुराया। ये स्पष्ट था कि कौन किसका मजाक कर रहा था। क्या आपने कभी एक सूक्ति पर प्रयोग किया? उद्धरण चिन्ह ... आप उसके वंशज हैं। लुइस ने एक हंसी को चीर दिया। ये बहुत मजेदार है। उस रूप में उस व्यक्ति के पास अभी भी संतान हो सकती है। लुई हड्डी की सीट से खड़े हो गए और कदमों से नीचे चले गए। उन्होंने कहा, मैंने बहुत सारे प्रयोग किए हैं। आधा मरे हुए गनोम मेरी सबसे संतोषजनक रचनाओं में से एक था, उन्होंने कहा। हालांकि मेरी लापरवाही के कारण वह व्यक्ति मेरे एक प्रयोग के विस्फोट के बाद भाग गया। भीड़ की परिधि में पहुंचने से पहले लुई रुक गए और उनकी गहरी गहरी आंखें जू को घूर रही थीं। लेकिन अब जब मैं आपसे मिला हूं तो मैं उस निराशा के लिए थोड़ा सा बना सकता हूं। लुई के हाथ में एक विशाल मौत का छिलका दिखाई दिया और मरे ने कर्कश आवाज में कहा, मुझे अपना शरीर दे दो। मुइर लुई के हमले को अवरुद्ध करने के लिए एक काले ड्रैगन में बदल गया। लुइस ने एक हंसी को उकसाया और फिर ब्लैक ड्रैगन को वापस खटखटाने के लिए एक बोन ड्रैगन को बुलाया। पुराने जॉन और अन्य लोगों को उस मरे हुए लड़ने में व्यस्त रखा गया था जिसे लुई ने बुलाया था। जू की आंखें संकुचित हो गईं। उसका मरे हुए रूप एक लिच का था और कोई भी उससे बेहतर नहीं जानता था कि किसी से लड़ना कितना मुश्किल था। जब तक उसका जीवन बॉक्स नष्ट नहीं हुआ, एक लिच अमर है। बूम! एक बैंगनी चाप लुइस के लिए कूद गया। ये बहुत मजबूत नहीं था क्योंकि जू सिर्फ लिच पर कब्जा करना चाहता था। हालांकि जिस क्षण बिजली ने लुइस को मारा, यह ऐसा था जैसे उसने एक सुई के साथ एक गुब्बारा चुभ गया हो। एक पॉप ध्वनि के साथ लिच काले पाउडर में विस्फोट हो गया। जू ने डूजी को अपनी बाहों में ले लिया और दोनों को अपने पंखों से लपेट दिया। पाउडर उसके पंखों पर गिर गया, फिर बर्फ की तरह पिघल गया, उसके साथ एक ठंडक लाया जो उसकी हड्डियों के केंद्र में घुस गया। जू के पीछे हटने के लिए पहले से ही बहुत देर हो चुकी थी। उसका पूरा शरीर जम गया था। कुछ उसके शरीर में रिस गया और धीरे धीरे फैलने लगा जब तक वह उसके सिर तक नहीं पहुंच गया, यहाँ तक कि उनके विचार भी जमे हुए लग रहे थे। आपका शरीर मेरा है, शियू ने लुइस की आवाज को अपने दिमाग में बजाते हुए सुना, इससे पहले कि वह होश खो देता। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड मोर सिमिलर स्टोरीज।